जैन साथियों, उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आपकी तैयारी एसएससी जीडी की बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आपकी तैयारी एसएससी जीडी एग्जाम के लिए मैं लगातार जीके जीएस या मैथ हिंदी हर प्रकार की वीडियो लेकर आता हूं और प्रीवियस क्वेश्चनों के आधार से हम लोग तैयारी को बेहतरीन कर रहे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग 2021-22 के पूछे गए इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें बेहतरीन क्वेश्चन देखेंगे और सभी प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ही रहेगा। राइट आंसर क्या आप सभी को बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। राइट आंसर क्या है, थोड़ा ब्लर है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण, क्वेश्चन आपसे सीधा यही पूछा गया है कि इनमें से कौन सा बताना है जो अप्रत्यक्ष कर होते हैं। अप्रत्यक्ष कर उनमें से इनमें से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। फिल्मों के लिए निगम कर, उपहार कर, जीएसटी या संपत्ति कर। तो आपने अगर जीएसटी को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा जीएसटी जो है ये अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी 2017 में भारत में आई, आप सभी को पता है 2017 में। और संविधान संशोधन कौन सा था, 101वां संविधान संशोधन था। ठीक है, जीएसटी के लिए याद रखना है। क्लियर आप सभी को। और कैसा कर है तो याद रखेंगे दोस्तों, अप्रत्यक्ष कर है। कैसा दोस्तों, अप्रत्यक्ष कर है, याद रखेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बताइए राइट आंसर क्या है। क्या व्यक्तिगत प्रयोज्य आय वह धन है जो घरेलू उपभोग देश और आयकर के लेखांकन के बाद खर्च के लिए उपलब्ध होता है। आपने अगर मैथ पढ़ी होगी तो आपने फार्मूला दोस्तों पढ़ा होगा। क्या होता है, आय बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे आय बराबर जो होता है खर्च में से अगर हम बचत माइनस कर देते हैं तो बचत माइनस कर देते हैं तो हमारी क्या बचती है, आय बन जाती है। मतलब खचत जो खर्च होता है और आय को अगर हम जोड़ दे, खर्च और बचत को जोड़ देते हैं हमें आय आ जाती है। तो क्वेश्चन यही साफ साफ आपसे कह रहा है कि व्यक्तिगत प्रयोज्य जो आय होती है वह धन है जो घरेलू उपभोग मतलब क्या होता है दोस्तों, खर्च, उपभोग और आयकर के लेखांकन के बाद खर्च के लिए उपलब्ध होती। तो क्या बचत ही होगी, नहीं, मतलब उपभोग जो है बचत और आयकर के लेखांकन के बाद खर्च के लिए उपलब्ध होता है, वही धन तो होता है प्रयोज्य आय। तो आय जो होता है बचत और उपभोग का मिश्रण होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, आइए, हालांकि ये क्वेश्चन कठिन हो सकता है अगर आप इसको समझेंगे नहीं। तीसरा क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर क्या आप सभी को बताना है। क्वेश्चन अगर आप नहीं पढ़ पाए मैं पढ़ के बता देता हूँ। कह रहा है यदि 4 मजदूर हैं, 4 मजदूरों की जरूरत है और क्या 7 काम कर रहे हैं और 3 अतिरिक्त मजदूर किस तरह की बेरोजगारी से पीड़ित है। मतलब क्या 4 मजदूर की जगह पर 7 मजदूर काम कर रहे हैं। देखो 4 मजदूरों की जरूरत है लेकिन काम 7 मजदूर कर रहे हैं। तो जो 3 मजदूर अतिरिक्त बचे हैं, भाई 3 मजदूर ये अतिरिक्त लग गए हैं, ये किस तरह की मजदूरी से के किस तरह की बेरोजगारी से पीड़ित। तो क्या बोलेंगे, प्रच्छन्न बेरोजगारी से बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी दूसरी कहते हैं। अच्छा, एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, इस प्रकार का जो काम होता है ये किसी दूसरे के हम नहीं, ये अपनी कृषि में करते हैं। ये ज़्यादातर किसान में आपको देखने को मिलता है, किसान वगैरह आते हैं। क्योंकि भाई आपने दूसरा जैसे 4 लोगों की जरूरत होगी 7 लोगों को क्यों लगाएगा, ये अपने खेतों में होता है, किसान के इधर होता है। तो दूसरा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। क्या निम्नलिखित में से किसी औद्योगिक विकास की हानि है। निम्नलिखित में से क्या औद्योगिक विकास की हानि है, पूछा गया क्वेश्चन में। अपने पास से कोई क्वेश्चन नहीं लेकर रहा हूँ। प्रदूषण, उच्च राजस्व संग्रह, सतत विकास या आर्थिक विकास। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक विकास की हानि। तो अगर आप कोई बात उद्योग करते हैं तो उसमें उद्योग में क्या हानि, जो प्रदूषण होता है वो औद्योगिक विकास की हानि ही तो है। भाई विकास हो रहा है, भाई सतत विकास तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रदूषण क्या है, ये कहीं ना उद्योग के लिए हानि ही होता है ना, प्रदूषण तो हानि ही होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताइए। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन ने पूछा है 1950-51 में सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान कितने % था। तो राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर 11.8 हो जाएगा। 11.8 जो कि विकल्प उत्तर ए में दिया है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। सकल घरेलू उत्पाद, ये सब रटने वाले क्वेश्चन में कोई कॉन्सेप्ट की जरूरत आपने अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। आइए अगले पर चलते हैं। ये देखिए, क्या कौशल भारत मिशन देश को के प्रमुख कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया है। कहने का मतलब कौशल भारत मिशन जो है ये किस मंत्रालय द्वारा इसका लॉन्च किया गया था, ये आपको बताना किस मंत्रालय द्वारा। इकोनॉमिक्स में आप बहुत ही जनगणना इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं, योजनाएं इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं, पंचवर्षीय योजनाएं इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो कई आपको याद रखना है। तो राइट आंसर क्या होगा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद आप सभी को पता होगा। तीसरा, आइए अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्या हरित क्रांति का नेतृत्व भारत में, क्वेश्चन कह रहा भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, क्या एम एस स्वामीनाथन। नॉर्मल बोलोग विश्व में हो जाएंगे लेकिन भारत में एम एस स्वामीनाथन। चौथा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हरित क्रांति से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसके मतलब बने हैं और आपको याद भी रखना है। क्लियर आप सभी को। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन देखिए, हरित क्रांति से फिर आया है और शायद ये अगली शिफ्ट का हो सकता है। क्या भारत में हरित क्रांति निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में सबसे ज़्यादा वृद्धि। अब दोस्तों अगर मैं आपके सिलेबस में बात करूं तो इकोनॉमिक्स के मैंने जितनी भी शिफ्टें उठाई, हर शिफ्ट में 3 क्वेश्चन तो कंपलसरी थे और किसी किसी शिफ्ट में मुझे 4 भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो यानी कि अगर 20 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में 3 या 4 क्वेश्चन आए तो एक अच्छा वेटेज लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो आपको पढ़ना है, यानी कि कम से कम अगर मैं बात करूँ 5% जो है आपका
5%, 20 में से 4 क्वेश्चन तो आपके इकोनॉमिक्स के आ रहे हैं, तो आपको भाई पढ़ना पड़ेगा। राइट आंसर क्या होगा? गेहूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। गेहूं जो था सबसे पहले जो सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई, गेहूं की वृद्धि की गई हरित क्रांति में। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ये लीजिए। देखिए पंचवर्षीय योजना से भी क्वेश्चन पूछा गया और उसने ये नहीं पूछा पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई, क्या हुई। सबसे पहले आपने क्वेश्चन उसने क्या पूछा, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। आपने योजना पढ़ी होगी 51 से 56 तक चली, फिर 56 से आप देखते हैं 61 तक चली, 61 से फिर 66 तक चली, उसके बाद योजना अवकाश आप देखते हैं, तो वहां पर आपको देखने को मिलता है 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से, तो क्या बोलेंगे 2002 से 2007 में। अच्छा 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चली। क्लियर? आप सभी को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 11वीं का शासन, ऐसे बीच में आपकी योजना पूछ सकता है। कई बार सीधे आपका पूछ लेगा योजना अवकाश कब हुआ, योजना अवकाश पूछ लेगा कब प्रथम योजना, दूसरा या 1991-92 में जो योजना अवकाश हुआ तो क्या उसके कारण थे। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। राइट आंसर दूसरा होगा। आइए अगले पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां। तो आइए राइट आंसर क्या होगा। कह रहा कौन सा क्षेत्र भारत में लगभग 60% औषधालय ये चलाता है। औषधालय जो है 60% औषधालय सरकारी क्षेत्र चलाता है, सार्वजनिक क्षेत्र चलाता है, संयुक्त क्षेत्र चलाता है, निजी क्षेत्र। तो 60% अगर औषधालय की बात करेंगे तो निजी क्षेत्र जो 60% औषधालय चलाता है, चौथा राइट आंसर होगा। पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलता हूं दोस्तों, ये आप सभी की स्क्रीन पर ये लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा भारतीय संगठन देश में गरीबी का डाटा एकत्रित करता है। अभी जब मैंने पिछला बार अब सिर्फ देखा वो क्वेश्चन इसमें नहीं लिया है, सीधा क्वेश्चन पूछा गया। 4 समितियां आपको दी गई, 4 ऑप्शन। कह रहा निम्नलिखित में से बताइए कौन सी समिति, मतलब कौन सी समिति गरीबी का आकलन के लिए जानी जाती है। तो उसमें आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तेंदुलकर समिति होगा, कई समितियां इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे जो गरीबी से संबंधित थी, ठीक है। मैं उनके क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संगठन देश में गरीबी का डेटा एकत्रित करता है। तो राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण। नीति आयोग सबको पता होगा 2015 में योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया, ठीक है, याद रखेंगे। आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए आपका स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। क्या 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन देश की अध्यक्षता में किया गया। आप सभी को पता है 15 मार्च 1950 को जब योजना आयोग का गठन हुआ, तो आप सभी को एक बात और भी बताओ जाए, योजना आयोग का अध्यक्ष होता कौन है। तो आप क्या बोलेंगे? योजना आयोग वर्तमान में इसका नाम नीति आयोग है, इसका जो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, नहीं प्रधानमंत्री होते, पीएम होते हैं। और उस वक्त कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। तो राइट आंसर आपको याद रखना। तीसरा इस क्वेश्चन का राइट। योजना अवकाश, योजना आयोग पहले क्या पंचवर्षीय योजनाएं बनाता था, ठीक है। 2015 में उसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया, मोदी जी ने उसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया, ठीक है, याद रखेंगे। क्लियर है? और देखिए पंचवर्षीय योजना से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए। कह रहा ऐसी सरकारी वस्तुएं जो सीधे कह रहा ऐसी सरकारी वस्तुएं एवं सेवाओं जो सीधे उपभोक्ता को नहीं बेची जाती। उदाहरण के लिए रक्षा सामान, सड़कें निम्नलिखित में से किसके अंगीकृत की जाती हैं, मतलब किसके अंतर्गत वर्गीकृत किए थे। सार्वजनिक वस्तुएं होती हैं या निजी वस्तुएं होती हैं, महंगी वस्तुएं, अंतर्राष्ट्रीय वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जो सेवा सीधे उपभोक्ता को नहीं बेची जाती, मतलब उदाहरण के लिए रक्षा वाली जो सामान, रक्षा के सामान होते हैं, सड़कें होती हैं, ये किसको बेचे। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाए सार्वजनिक वस्तुएं। तो उम्मीद है आप सभी को क्वेश्चन समझ में आएगा। शायद 13 क्वेश्चन थे, 13 क्वेश्चन इस वीडियो में हमने किए। 13 में से आपको कितने समझ में आया जरूर बताया। 3 शिफ्टों के क्वेश्चन थे, 13 जो क्वेश्चन थे 3 शिफ्टों के, 3 से 4 शिफ्टों के थे, 3 या 4 शिफ्टों के थे, मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन हाँ हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। शायद 4 शिफ्टों के थे, 4 शिफ्टों के 13 क्वेश्चन थे। आप देख सकते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन बनते। तो उम्मीद है आप सभी को क्वेश्चन ऐसे में हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, हर प्रकार के क्वेश्चन, मैथ के भी क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो उम्मीद है आप सभी बहुत ध्यान से देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।